Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you current legal GK of अगस्त 2024. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो करंट लीगल जीके के टॉपिक्स हैं अगस्त मंथ के सारे. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गवर्नर्स इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 set to be reviewed by the Honorable Supreme Court. तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिएगा, आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार गवर्नर और प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, यानी कि कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये जो इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, इज इट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द विक्टिम और इज इट आल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने अपने ऑफिस का मिसयूज किया है या कोई पर्सन कोई भी लीगली रॉन्ग एक्ट करता है तो क्या केवल उस पर्सन को या उस पर्सन के खिलाफ केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से केस नहीं रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए कि वो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है. तो यहां पर दो क्वेश्चन आए कि अगर किसी पर्सन ने गलत काम किया है, कोई लॉ का वायलेशन किया है, तो क्या हम उसको केवल इस आधार पर छोड़ दें कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं. अब यही मैटर आया है इस न्यूज में. अब इसका ये मैटर न्यूज में क्यों है? तो जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं मिस्टर सीवी आनंद बोस, उनके खिलाफ है कि वो जो है किसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जो है इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ एफआईआर इसलिए रजिस्टर नहीं हो पा रही थी बिकॉज ही इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर. तो यहां से मैटर लाइमलाइट में हुआ. अब हम देख लेते हैं कि इसके 361 की क्लॉज 4 हैं, वो क्या क्या कहते हैं. तो 361 क्लॉज 1 कहता है कि द प्रोटेक्ट प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, इट प्रोटेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम द कोर्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन टेकन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर ने कोई एक्शन अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया है देन कोर्ट विल नॉट हैव पावर टू interfere in that particular decision. Second कहता है आर्टिकल 362 बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम व्हाइल इन ऑफिस. तो जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस होल्ड करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. 3 कहता है प्रिवेंट अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट. तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस उनको अरेस्ट और इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता. और 4 कहता है allows civil proceeding for personal act only after 2 months notice. तो देखिए यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर हम उनके खिलाफ लाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर तो टोटली बैन है, लेकिन अगर हम उनके खिलाफ सिविल एक्शन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 महीने का नोटिस एडवांस में देना पड़ेगा. ऐसी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 80 सीपीसी की भी. ठीक है. अब यहां पर कंसर्न ये रेज हुआ कि भाई अगर इस तरह के पर्सन हैं और वो कोई लीगली रॉन्ग एक्ट करते हैं तो उनको क्या इस तरह की प्रोटेक्शन देना उचित है या अनुचित है. तो क्या इस तरह की प्रोटेक्शन का जुडिशियल रिव्यू किया जाना चाहिए, क्या इस तरह की इम्यूनिटी को उनसे ले लिया जाना चाहिए. तो इसके बारे में हम कुछ केसेस पढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के. पहला केस है हमारा रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है और इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था इम्यूनिटी डज नॉट एक्सटेंड टू बैड फेथ एक्शन. तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने मींस द प्रेसिडेंट और गवर्नर ने, उन दो की ही बात हम यहां पर कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई एक्शन बैड फेथ में लिया है तो उनको आर्टिकल 361 की इम्यूनिटी अवेलेबल नहीं होगी. दूसरा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कल्याण सिंह. इसमें ये कहा था कि इम्यूनिटी ड्यूरिंग द गवर्नर्स टर्म विद लिमिटेशंस, यानी कि
अगर किसी गवर्नर को इम्यूनिटी दी गई भी है आर्टिकल 361 के अनुसार, तो दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। क्या है? ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। थर्ड है व्यापम स्कैम। इसमें यह बात कही गई कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन डज नॉट इक्वेट टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया गया है, एंड इट वुड नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2024 में ये कहा है, उन्होंने कहा है it highlighted that article 361's immunity is personal and does not extend to the does not preclude the judicial review। मतलब जो आर्टिकल 361 में इम्यूनिटी दी गई है वो पर्सनल है और ये कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेने से या उनके द्वारा दिए गए डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू लेने से मना नहीं करती। तो these are the view of honorable courts in this regard। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा लॉयड लुइस माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और सेकंड है सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड न्यूज पर। दिल्ली हाई कोर्ट अ प्ली अगेंस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ अर्स्टवाइल आईपीसी फ्रॉम द न्यू बीएनएस। अब हम इसको समझते हैं कि देखिए जो हमारी नई बीएनएस है वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता, और इसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड 1860 को। अब जो आईपीसी हमारी थी उसमें एक सेक्शन था 377, और 377 इस 377 के प्रोविजन ये थे कि अगर किसी पर्सन के साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता है या किसी जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता है और वो अननेचुरल सेक्स उस पर्सन या पर्सन की कंसेंट के बिना किया जाता है या एनिमल के अगेंस्ट किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दैट वाज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब क्योंकि बीएनएस को रिप्लेस कर दिया गया है, आईपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएस ने। अब यहाँ पर एक लीगल पॉइंट ये है कि जो बीएनएस है उसमें 377 के करेस्पॉन्डिंग कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है। अब इसी बात को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि अब अगर हमारे देश में किसी पर्सन के खिलाफ अननेचुरल सेक्स होता है तो उस पर्सन के पास लीगल रेमेडी क्या है, क्योंकि देखिए जो चाइल्ड है वो कवर हो जाएंगे पॉक्सो एक्ट में, लेकिन अगर कोई पर्सन एडल्ट है और उसके खिलाफ इस तरह का ऑफेंस होता है तो उसके लिए व्हाट इज द लीगल रेमेडी। तो दिस इज द मेन कंसर्न इन दिस न्यूज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं 377 को। तो देखिए जो 377 था, 377 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डीक्रिमिनलाइज कर दिया। डीक्रिमिनलाइज का मतलब यह है कि अगर दो एडल्ट हैं और वो अपनी कंसेंट से अननेचुरल सेक्स करते हैं देन इट डज नॉट अमाउंट एन ऑफेंस। ये ऑफेंस नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर दो एडल्ट पर्सन अननेचुरल सेक्स करना चाहते हैं और कानून उसको रोकता है या कानून उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है तो ये उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमको राइट देता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट कहां से हुई? तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो इसका केस था वो था नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2009 का केस था और इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो सेक्शन 377 है इट इज अगेंस्ट आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो डिसीजन था इट वाज द डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसलिए आप जानते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है वो केवल दिल्ली में ही एप्लीकेबल है और अदर हाई कोर्ट पर या अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाउंड नहीं है। लेकिन सिंस इट इज द डिसीजन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और इट इज द डिसीजन ऑफ वन हाई कोर्ट, तो दूसरे डिसीजन इसकी दूसरे हाई कोर्ट इसकी एक परसुएसिव वैल्यू रख सकते हैं।
मतलब अदर हाई कोर्ट इसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको चैलेंज किया गया फिर दूसरे केस में, और केस का नाम था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन 2013। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 377 है सेक्शन, वो क्या है, लीगली वैलिड है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो इनवैलिड है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है। अब फिर इसको दोबारा से चैलेंज किया गया किसमें, नवतेज सिंह जोहर 2018 में, और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, यानी कि नाज फाउंडेशन के जो डिसीजन था उसको रेस्टोर किया और ये सेक्शन फिर हट गया। लेकिन जब इस आईपीसी को रिप्लेस किया बीएनएस में, तो इसके कोई भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस में नहीं रखा। सो ये कंटेंशन है पेटिशनर की कि इस तरह के प्रोविजन को इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में आज कोई लॉ नहीं है और किसी पर्सन के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है, तो वो उसके पास लीगल रेमेडी क्या है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट केस, शैलजा नितिन मिश्रा वर्सेस नितिन कुमार मिश्रा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ कि जो मिस्टर नितिन कुमार मिश्रा हैं और शैलजा नितिन मिश्रा हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब जो शैलजा हैं, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने शैलजा की बहन से, शैलजा ने और नितिन ने शैलजा की बहन से एग्स जो है बोरो किए, और किसके द्वारा, आईवीएफ टेक्निक के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर के द्वारा दो बच्चे इनको पैदा हुए, दो ट्विंस इनको पैदा हुए, यानी कि ट्विंस इनको पैदा हुए, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद ये मिस्टर नितिन ये चले गए किसके पास, शैलजा की सिस्टर के पास, जिससे कि उन्होंने एग्स को लिया था, और ये फिर साथ रहने लगे, ठीक है, और शैलजा को इन्होंने छोड़ दिया। अब जो शैलजा की सिस्टर थी, उसने शैलजा के उन बच्चों से मिलने पर भी रोक लगा दी, और उसने ये कहा कि मैं इनकी जो है लीगल मदर हूं, दोनों बच्चों की, क्योंकि इन दोनों बच्चों का जो जन्म है वो मेरे एग से हुआ है, ठीक है। अब ये मैटर पहुंचता है फिर दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने दो लीगल इशू थे। पहला इशू ये था कि डज एन ओटी और एग डोनर possesses any parental right over the children born through IVF and surrogacy, and second है, can a biological connection via genetic material established parental right in the absence of legal recognitions under the applicable laws। मतलब कि अगर किसी पर्सन का किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन है, तो क्या वो उसका पेरेंटल राइट एस्टैब्लिश करेगा, जबकि इस तरह का लीगल प्रोविजन हमारे देश में अभी नहीं है। अब यहाँ पर दो इशू थे, तो दोनों इशू का ऑनरेबल कोर्ट ने जवाब दिया, और पहले इशू में कोर्ट ने कहा कि जो एग डोनर है उसके पास पेरेंटल राइट नहीं है। तो मतलब अगर किसी पर्सन ने एग डोनेट किया है और उस एग के आधार पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो पर्सन जिसने एग डोनेट किया है, शी कैन नॉट क्लेम herself as the legal mother of that particular child, उसको नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट ये है, कोर्ट ने ये कहा कि जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन अलोन डज नॉट कन्फर पेरेंटल राइट इन द कंटेक्स्ट। तो कोर्ट ने कहा कि केवल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन देने से ही आप उसके पेरेंट नहीं बन जाते, और पेरेंट का जो राइट एस्टेब्लिश करने के लिए एक लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और जिस तरह का आपको जो सरोगेसी एग्रीमेंट में जो भी टर्म एंड कंडीशन थी उसके आधार पर ही ये पेरेंटल राइट एस्टैब्लिश होते हैं। द कोर्ट स्ट्रेस दैट लीगल पेरेंटहुड इन सरोगेसी केसेस इज डिटरमाइंड बाय द इंटेंशंस एंड एग्रीमेंट गिवन इन द सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट governed by applicable laws and guidelines rather than genetic material contributions। तो this is the crux of the case। तो केवल अगर कोई पर्सन जेनेटिक मटेरियल देता है तो वो उससे ही वो फादर
या मतलब मदर नहीं बन जाता। नाउ वी कम टू नेक्स्ट केस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अब इसमें हुआ क्या, इशू क्या था? जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने एमसीडी में 10 एल्डरमैन को अपॉइंट किया विदाउट टेकिंग एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। अब जनरल रूल ये है आर्टिकल 163 के अनुसार कि जो भी गवर्नर अपने फंक्शन करेंगे उसमें वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस लेंगे, लेकिन इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उनके द्वारा अपॉइंट किए गए पर्सन को या उनके द्वारा अपॉइंटमेंट को दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया ऑनरेबल कोर्ट में। अब क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इशू आए। पहला इशू, डज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैव द ऑथोरिटी टू नॉमिनेट एल्डरमैन to MCD without the aid and advice of Council of Minister of Delhi Government? तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये राइट है कि वो 10 एल्डरमैन एमसीडी में गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस के अपॉइंट कर सकता है? सेकंड पॉइंट, is the power to nominate aldermen under the Delhi Municipal Corporation Act is a statutory power that can be exercised independently by the LG। तो क्या एल्डरमैन को अपॉइंट करने की पावर एक स्टैट्यूटरी पावर है जिसको एलजी बिना एड एंड एडवाइस के वो कर सकता है? स्टैट्यूटरी पावर का मतलब है पावर गिवन बाय एनी लॉ। अब यहां पर आ जाता है यही मैटर। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए एलजी की जो एल्डरमैन अपॉइंट करने की पावर है, इट इज अ स्टैट्यूटरी पावर under the MCD Act, and this power has been given under section 3 subclause 3 subsection B and sub clause 1। ये पावर उसको स्टैट्यूट के द्वारा दी गई है, मतलब कानून के द्वारा दी गई है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई करी कि अगर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी किसी स्टैट्यूटरी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो उस स्टैट्यूटरी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंसर्न गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करना जरूरी नहीं है और उस पावर को वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर शैल बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डेंस टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दैट एग्जीक्यूटिव पावर आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी पावर। तो यानी कि यहां पर गवर्नर के पास दो तरह की पावर हो सकती है, एक एग्जीक्यूटिव जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में करता है, गवर्नमेंट के रेफरेंस में करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है, और दूसरी पावर हो सकती है स्टैट्यूटरी पावर जो कि इंडिपेंडेंटली उसको दी गई है किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा। तो जब गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी स्टैट्यूटरी पावर को रिकॉग्नाइज एक्सरसाइज करता है तो ऐसी सिचुएशन में उस गवर्नर के लिए ये लीगली मैंडेट नहीं है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करे, रादर वो इस काम को इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो ये ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन हमने डिस्कस किया आपके साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। देखिए जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है किसके लिए? 23rd लॉ कमीशन बनाने के लिए, और ये काम करेगा 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 3 साल इनका टर्म होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 22वां हमारा लॉ कमीशन था इसके चेयरपर्सन थे ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। और लॉ कमीशन क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो। सो लॉ कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव एनी प्रोविजंस रिगार्डिंग द लॉ कमीशन, और इसको सरकार बनाती है। लॉ कमीशन का मेन काम होता है सरकार को रिकमेंडेशन देना रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉज, रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ लॉज, और रिगार्डिंग द रिपील ऑफ certain laws which are not in use or which are not according to the present circumstances। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके फंक्शंस हैं। अब हम इसके कुछ फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉ कमीशन जो है सेटअप हुआ था 1834 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड,
और फिर लॉ कमीशन हुआ 1853 में, 1861 में और फिर 1879 में। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लॉ कमीशन हमारा बना, तो पहला ये बना 1955 में, और MC सीतलवाड़ जो हैं ये थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन या चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस बना। इट्स चेयरमैन सर्विंग 3 ईयर टर्म, और फिर 22nd लॉ कमीशन ऑपरेटेड फ्रॉम 2020 टू 2024 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिएगा, आपको पहले लॉ कमीशन जो प्री इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन बने थे उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और फिर जो लास्ट के 3 हैं उनके बारे में। तो 21 वाले जो लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन थे जस्टिस BS चौहान, 22 के ऋतुराज अवस्थी, 23 नया बना है, इसके कौन चेयरमैन है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। So dear students, I have discussed all the important news of August 2024. So I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.